हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 22 पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 22 का पार्ट थर्ड है ये हमारी वीडियो। और ये वीडियो है गर्मपंथी उग्रवादी चरण के ऊपर। गर्मपंथी उग्रवादी चरण जो है 1905 से ये स्टार्ट होता है और 1917 तक के कार्यकाल को या समय काल को यहाँ पर गर्मपंथी या उग्रवादी चरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो ये एक तरह से जो हम लोग इससे पहले वाले जो वीडियो पढ़े थे उसमें हम लोग नरमपंथी नरमपंथी जो चरण था या उदारवादी जो चरण था उसके बारे में पढ़ा था। और ये आज का जो हमारे वीडियो है चैप्टर नंबर 22 का पार्ट थर्ड, जो कि गर्मपंथी उग्रवादी चरण है। यानी कि वो क्रांतिकारी, वो नेता जो थोड़े एग्रेसिव थे, जिनका खून गर्म था, आप कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो चलिए आज के इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और अगर अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देर किस बात की है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। यानी कि इस समय काल को क्या कहा जाता है भारतीय इतिहास में या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में या दृष्टि से। तो इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। क्या कहा जाता है? इस समय को, इस काल को उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उग्रवादी चरण कब से कब होता है? 1905 से लेकर के 1917 के समय को उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? यानी कि कर्जन के शासनकाल में ऐसा क्या मूर्खतापूर्ण कार्य हुआ, ऐसा कौन सा मूर्खतापूर्ण काम था जो कि उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दे देता है? तो यहाँ पर जो काम किया गया था वो था 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 के बंगाल विभाजन एक ऐसा घटना था, ऐसा मूर्खतापूर्ण घटना था जो कि उग्र राष्ट्रीयता को जन्म देता है, जो कि आगे चल के ब्रिटिश सत्ता के लिए मतलब ठीक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो वह था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है यह उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। बाकी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये उग्रवादियों से संबंधित है। देखिए यहाँ पर उग्रवादी का मतलब नक्सल से नहीं है, नक्सलवादी से नहीं है। यहाँ पर उन नेताओं से है जो मतलब उनके क्रांति करने के ढंग से है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रांति करते थे ये एक तरह से मतलब एग्रेसिव होकर के क्रांति करते थे। तो उनके ढंग को यहाँ पर उग्रवादियों मतलब उग्रवादी चरण कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका संबंध किससे है, किन साधन से इनका संबंध है जो उग्रवादी नेता थे? दूसरा है हम लोगों ने पहला देखा कि इनका जो संबंध था कि पाश्चात्य शिक्षा का इनका विरोध करना था और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। इनका कहना था कि जो पाश्चात्य शिक्षा है उसको कम करो या खत्म करो और जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना। दूसरा है सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। इन्हीं वजह से इनके यही सोच व या फिर इस तरह की क्रांति की वजह से जो है इनको अ, उग्रवादी पंथी कहा गया या फिर गर्मपंथी कहा गया। ठीक है, उसके बाद है विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थानों का बहिष्कार कर एवं सरकार के साथ असहयोग करना। तो ये जो तीन काम थे ये उग्रवादियों से संबंधित काम थे। ये जो उग्रवादी नेता होते थे या उस तरह के जो क्रांतिकारी होते थे वह ये तीन तरह के काम जरूर करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है तो आप लगा कहिएगा ठीक, स्वदेशी आंदोलन। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन कौन इनसे संबंधित है तो ये तीन जो यहाँ पर घटनाएं दिखी गई है, जो कार्य दिखा गया है, ये तीनों जो है संबंधित है उग्रवादियों के उग्रवादी नेताओं से। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। यानी कि वो कौन पहले भारतीय हुए जो उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं?
तथा निर्भयता से यानी कि बिना किसी डर से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले मतलब पहले भारतीय हुए, वो राष्ट्र की वेदना को प्रकट कर रहे थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ही उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने निर्भयता के साथ यानी कि बिना डरे राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए यहाँ पर महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये महत्वपूर्ण हो गया, महत्वपूर्ण हो गया इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली पहली फर्स्ट महिला अध्यक्ष हो गई। ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट, नाम याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। यहाँ पर है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। यानी कि जब 1905 का बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय वायसराय कौन था, तो यहाँ पर जो वायसराय थे वह लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे उनका नाम कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता थे। गद्दर पार्टी एक था और उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक, बीजी तिलक। तो यहाँ पर बीजी तिलक जो थे वह गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो यहाँ पर वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये मानकर बम फेंका था कि उस गाड़ी पर किंग्सफोर्ड बैठे हैं जो कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे। तो ऐसा मानकर बम फेंकने का जो काम किया गया था वह खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। तो ये दो लोग थे जिन्होंने ये सोच करके बम फेंका था कि उस गाड़ी पर किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है। किंग्सफोर्ड के बैठे होने की वजह से ये अनुमान लगाते हैं और उस गाड़ी पर क्या करते हैं, बम फेंक देते हैं। तो ऐसा करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा। तो ये एक कथन है, कथन होने की वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर जो कथन कहा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा कहें या कथन कहें तो उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर है कि मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि जो मार्ले मिंटो सुधार था ये किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब आता है, 1909 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या सुधार। आगे है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है। यानी कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है उसका सर्वग्राह्य का नाम क्या है, तो उसका सर्वग्राह्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है और भारतीय परिषद अधिनियम जो है जिसको मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, ये कब आया था, 1909 ईस्वी में आया था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। यहाँ पर है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की जो शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी, तो ये हुआ था 1909 का मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। ठीक है, 1909 का मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स था जिसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत होती है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर है कि भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो गर्मदलीय आंदोलन का जो पिता कहा जाता है वह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, या आप कह सकते हैं गर्मदलीय आंदोलन के नेता या फिर जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो यहाँ पर जो अरविंद घोष थे, ठीक है, अरविंद
घोष। अरविंद घोष ऐसे व्यक्ति थे जो पहले क्रांतिकारी थे, ये स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति करते थे, बाद में ये योगी बन गए और योगी के बाद ये दार्शनिक बन जाते हैं। अरविंद घोष याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अरविंद घोष ऐसे व्यक्ति थे जो पहले क्रांतिकारी थे, जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। यहाँ पर है वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो थी पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो जो समाचार पत्र था वह पेट्रियाट नाम का समाचार पत्र था, जिसको मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो है पेरिस में प्रकाशित करती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है कि भारतीय क्रांति की जननी, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय क्रांति की जो जननी है किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहा लता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा और इसमें से कोई नहीं, या फिर इसमें से एक से अधिक। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक से अधिक लोग हैं जो कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है मैडम भिखामाजी रुस्तम कामा। ठीक है, मैडम भिखामाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? यानी कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है उस समय उसके उद्देश्य में क्या शामिल नहीं था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो थे उनके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। वो जो हमारा मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग जो कि 1906 में इसको स्थापित किया जाता था, किया जग गया, तो उस समय इसके उद्देश्य में ना तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, ना ही इनका उद्देश्य था कि भारत का सांप्रदायिक विभाजन हो, और ना ही इनका पाकिस्तान की मांग का कोई उद्देश्य था। 1906 में जब इनका स्थापना होता है तो ये इस सोच से स्थापित नहीं होते हैं। ठीक है, शुरू में, बाद में इनमें जो है ऐसी चीजें जो कि बढ़ती चली गई और फिर इनका ये मुख्य उद्देश्य बन गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग, धीरे धीरे इनका फिर यही मुख्य उद्देश्य बन गया, लेकिन शुरू में इनका ये उद्देश्य था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। यहाँ पर है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल जो मूवमेंट है उसके प्रवर्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो उस होम रूल मूवमेंट के जो प्रवर्तक थे वह एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट, आप नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो वो एनी बेसेंट थे। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। यहाँ पर है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो पत्रिका शुरू की गई थी वह पत्रिका थी केसरी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो गया, तो इसको याद रखिएगा। केसरी, केसरी पत्रिका जो है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी जो है यह उपनाम है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या फिर शेर ए पंजाब कहा जाता है। पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका ऐतिहासिक महत्व जो है वह है कि राजधानी का कोलकाता से दिल्ली का स्थानांतरण होना। जो राजधानी पहले कोलकाता थी उसका दिल्ली स्थानांतरण कब होता है? 1912 ईस्वी में होता है। इसी वजह से इसका क्या है? महत्व है। ठीक है, तो 1912 ईस्वी में जो है कोलकाता से दिल्ली को हमारी राजधानी जो है स्थानांतरित होती है।
इस वजह से इसका महत्व है 1912 का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है अनुशीलन समिति संबंध है। जो अनुशीलन समिति है वह किससे संबंधित है? तो अनुशीलन समिति जो है वह संबंधित है बीडी सावरकर से। अनुशीलन समिति जो है वह किससे संबंध रखता है? तो वह संबंध रखता है बीडी सावरकर से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता स्थानांतरित करने की घोषणा की? वह कौन गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत की राजधानी कोलकाता स्थानांतरित करने की घोषणा की थी 1911 ईस्वी में? किस गवर्नर ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से, सॉरी यहाँ पर आगे भी प्रश्न है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? वह कौन थे जिन्होंने यह घोषणा किया कि हम जो राजधानी है, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाएंगे? ये घोषणा करने वाले कौन गवर्नर थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने यह घोषणा किया 1911 ईस्वी में कि हम अपनी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, कोलकाता से अब कहाँ जाएगा? हमारी राजधानी दिल्ली आ गई। कब? 1911 ईस्वी में। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे और लॉर्ड हार्डिंग ने इसकी घोषणा की थी। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। यहाँ पर है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रसार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र जो है किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा एक पत्रिका शुरू की जाती है जो है अल हिलाल। ठीक है, ये पत्रिका शुरू किया जाता है। और ये पत्रिका क्यों शुरू किया जाता है? राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 के बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। यहाँ पर लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली से मारा था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऐसा काम करने वाले थे उधम सिंह ने जो है सर माइकल ओ डायर को लंदन में वहां पर जाकर के उनको गोली मारा था। कब? 13 मार्च को। ठीक है, 13 मार्च को इनको गोली मारा गया था लंदन में सर माइकल ओ डायर को। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन होता है वह 1907 ईस्वी में होता है। 1907 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है उसका श्रेय किसको जाता है? यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना का जो श्रेय है वह कौन लेते हैं? तो वो उनको जाता है सलीमुल्लाह जी को। सलीमुल्लाह को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। सलीमुल्लाह नाम याद रखिएगा, सलीमुल्लाह को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। यहाँ पर है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का जो श्रेय मिलता है वह किसको मिलता है? तो वह मिलता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को जो है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, तो ये गणपति उत्सव की शुरुआत हम कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। यहाँ पर है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। आखिर स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में जो है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू करने के पीछे का जो कारण था वह था बंगाल विभाजन का विरोध जताना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। यहाँ पर है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो बंगाल विभाजन था इसके विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह विद्रोह का जो नेतृत्व है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 यहाँ पर है कि बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? आखिर इनका उद्देश्य क्या था भाई? 1905 में ये बंगाल विभाजन के पीछे इनका उद्देश्य क्या था? इनका महत्व मतलब इनके मन में क्या चल रहा था?
तो इनका उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। इसलिए इन्होंने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं, बंगाल विभाजन करना चाहते हैं। तो ये उनका उद्देश्य था कि बंगाल में जो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही है उसको दबाया जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यहाँ पर है कि कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जो कि 1911 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो कांग्रेस लीग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1916 ईस्वी में होता है। ठीक है, कांग्रेस लीग समझौता जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, ये 1916 ईस्वी में होता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होता है? तो इसका दूरगामी परिणाम ये होता है कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण होता है। इस समझौता का जो कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता जिसको कहते हैं, उसका जो दूरगामी परिणाम निकलता है वो ये निकलता है कि भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन होता है और एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। यहाँ पर एक 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? आखिर 1907 ईस्वी में जो उग्रवादी एवं उदारवादी नेता थे, इनके बीच जो संघर्ष हुआ या फिर मतभेद हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे का कारण है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके अध्यक्ष पद की चुनाव को लेकर के यहाँ पर उग्रवादी नेता और उदारवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद होता है, जो कि 1907 ईस्वी में होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव के वजह से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर एक 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था डॉक्टर राम बिहारी घोष के द्वारा। तो राम बिहारी घोष ने 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो राम बिहारी घोष ने डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, 1907 में कहाँ अधिवेशन होता है? सूरत में अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राम बिहारी घोष। और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। यहाँ पर है कि अनुशीलन समिति थी। आखिर अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये अनुशीलन समिति जो थी वह एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 36। यहाँ पर है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यहाँ पर प्रश्न है कि किसने कहा था? ये कथन है, और एक कथन जो है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये जो कथन है किसका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 37। यहाँ पर है निष्क्रिय विरोध। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वह अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का जो है प्रतिपादन किया था। यह एक सिद्धांत है क्रांति करने का, और इसका जो प्रतिपादन किया गया था वह अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो 1905 ईस्वी में तो बंगाल का विभाजन हो जाता है, लेकिन इसको पुनः कब एकीकृत किया जाता है? तो इसको पुनः एकीकृत किया जाता है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल को पुनः एकीकृत कर दिया जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद बहुत सारे विद्रोह होते हैं, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रश्न समझिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक ने, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसने, एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, यानी कि भारत की रक्षा का जो कानून का प्रावधान था उसको, ठीक है,
जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। आखिर ऐसा करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ऐसा चाहने वाले जो व्यक्ति थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग ये चाहते थे कि जो भारत की रक्षा के कानूनों का जो प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल पंजाब के गद्दर के विरुद्ध, यानी कि पंजाब का जो गद्दर हुआ था उसके विरुद्ध जो इस्तेमाल किया गया था, उसको शांति के समय भी जारी रखना चाहते थे। तो ऐसा चाहने वाले कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। आखिर 1906 में जो मिंटो से मिले थे, ठीक है, 1906 में जो मिंटो से मुसलमानों मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या किया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या की थी? तो इन्होंने प्रार्थना ये किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हो। ये जो शिष्टमंडल जो मिंटो से मिलने शिमला जाती है 1906 ईस्वी में, वो प्रार्थना करती है मिंटो से कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग हो। ठीक है, तो इसके प्रार्थना के लिए वो जाते हैं वहां पर मिंटो के पास, जो कि शिमला में जाते हैं 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 41 यहाँ पर है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए, बंगाल का जो विभाजन है वह 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को होता है। 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यहाँ पर होता है बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 42 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? वह कौन सा नेता था जो गरम दल से संबंधित था? तो वो नेता थे अरविंद घोष। अरविंद घोष थे वह गरम दल से संबंधित थे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 43 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस की अधिवेशन होती है, उसकी अध्यक्षता जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी कि कौन गरम दल के नेता नहीं थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह उग्रपंथी नेता नहीं थे, बल्कि ये उदारवादी नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थी वह कब गर्मपंथियों के प्रभाव के अधीन आया, यानी कि उनसे कब प्रभावित होना शुरू हुआ? तो यहाँ पर जो प्रभावित होना शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों से, वह था 1906 के बाद जो है अब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थी वह गर्मपंथियों से प्रभावित होने लगा 1906। याद रखिएगा 1906। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। यहाँ पर है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्षों के लिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनको जो जेल हुआ था 6 वर्षों की जेल हुई थी 1908 में। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए जेल होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बिहार बंगाल से अलग हुआ। जो बिहार था वह बंगाल से कब अलग होता है? तो बिहार जो है बंगाल से अलग होता है 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में जो बिहार है वह बंगाल से क्या होता है? पृथक होता है, अलग हो जाता है। याद रखिएगा 1912। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। यहाँ पर है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। आखिर क्यों ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसके पीछे कारण था कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो होम रूल आंदोलन जो था वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। यहाँ पर है गद्दर पार्टी की स्थापना हुई। गद्दर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना है 1913 ईस्वी में होती है गद्दर पार्टी की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 यहाँ पर है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो वह नवाब
सलीमुल्लाह खां थे। नवाब सलीमुल्लाह खां जो थे, इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। यहां पर है कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? वो कौन थे जिनका योगदान जो था होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो वो थे टी एस ऑलकॉट। टी एस ऑलकॉट जो थे, इनका योगदान जो था होम रूल लीग में नहीं था। ठीक है। प्रश्न संख्या अब हम लोग 52 देख रहे हैं। यहां पर है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद गदर क्रांति जो है वह छिड़ता है। ठीक है। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या बताया गया? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहां पर है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ऐसा उन्होंने कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो था, उसमें जो है होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीति का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन कर सके। चलिए प्रश्न संख्या 54 देखिए। यहां पर है कि वारिद्र कुमार घोष, सॉरी हाँ, यहाँ पर है कि वारिद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का बंगाल में जन्म दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संगठन कौन था? तो वह संगठन था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों से जन्मा हुआ एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो बंगाल में जन्मा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो वो कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के विरुद्ध यह आरोप लगाया या दोष गढ़ा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यह अनुनय विनय और विरोध की राजनीति कर रही है। ठीक है, पहले अनुनय करती है, फिर विनय करती है, फिर विरोध करती है। ठीक है, तो ऐसा जो दोष लगाने का काम किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के ऊपर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। यहां पर है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन जो था उसका शीर्ष गीत या फिर उस आंदोलन में जो गीत ज्यादा चर्चित हुआ या ज्यादा गाया गया वह था वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम किस आंदोलन में गाया गया? स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। यहां पर है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो एनी बेसेंट के द्वारा जो निकाले जाने वाले दो अखबार थे वह था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दो अखबार थे जो कि एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जा रहा था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। यहां पर है कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो ये जो दोनों को मिलाने का काम जो किए थे वो किया गया था किसके द्वारा? ये आपसे पूछा जा रहा था। तो वो थे एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये उदारवादी और उग्रवादी जो पंथी नेता थे इन दोनों को मिलाने का जो काम किया था वह एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहां पर है कि 1915 से 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी किसके नेतृत्व में? तो ये आरंभ की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। दो होम रूल जो है आरंभ की गई थी वह तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। यहां पर है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराई थी।
तो वह कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वह कौन सी घटना थी जो मतभेद की बीज बोई थी और अंततः जो है वह देश विभाजन का कारण बना या देश विभाजन कराई। तो वह थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं स्थानों का आरक्षण। ये ऐसी घटना थी या एक ऐसी मांग थी जो कि मतभेद का बीज बोता है और अंततः आगे चलकर इसी बात पर जो है देश का विभाजन होता है और भारत का मतलब विभाजन होता है। चलिए प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक जो संगठन है ये स्थापित किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नाम की जो है संगठन की स्थापना की थी और जो कि अंग्रेज विरोधी संगठन थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? वह कौन थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो वो थे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न संख्या 64 है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो लाल बाल पाल में से कौन जो थे वह त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो वो थे लाला लाजपत राय, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए। और लाल बाल पाल का मतलब होता है, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये नाम आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था इसमें से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वह थे लाला लाजपत राय। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 65। यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। भारतीय मुस्लिम लीग का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो आगा खां थे। प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। यहाँ पर है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? जो गीता रहस्य नामक जो पुस्तक लिखा गया था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है वह लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर है यहाँ पर नेक्स्ट है कामागाटा मारू। ठीक है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो है वह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू, जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ये किसने कहा था? तो ये जो कहा गया था कि कांग्रेस की जो प्रार्थना और याचिका की नीति है अंततः गत्वा समाप्त हो गई, ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहा गया। जब बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेतृत्व को संभालते हैं तब कहा जाता है कि जो प्रार्थना की जो कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति है अंततः गत्वा समाप्त हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ जर्नल यानी कि पत्र पत्रिका जिसको हम कहते हैं वो उनका नाम दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है? हमें मिलान करना है। ठीक है, देखिए श्यामाजी कृष्ण वर्मा जो थे वह इंडियन शियोलॉजिस्ट नामक जर्नल निकाला करते थे। तो ए को 2 के साथ मिला देंगे। भिखाजी कामा जो थी वह द तलवार, ठीक है, भिखाजी कामा जो था वह द तलवार नामक जर्नल निकाला करती थी। बी को 3 से मिला देंगे। एनी बेसेंट जो थी कॉमनवेल्थ नाम की जर्नल निकालती थी, तो सी को हम 4 से मिला देंगे। और अरविंद घोष ने लिखा था वंदे मातरम, यह एक जर्नल था, तो डी को हम 1 से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा मिल गया, आपको याद रखना है इसी तरह से। ठीक है, जैसे कि श्यामाजी कृष्ण वर्मा जो जर्नल था उनका था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद है भिखाजी कामा का था द तलवार। भिखाजी कामा का क्या था? जर्नल द तलवार था। और वहीं पर एनी बेसेंट का था कॉमनवेल्थ नाम का जो जर्नल है वह किसके द्वारा लिखा गया? एनी बेसेंट के द्वारा। और वंदे मातरम जो है जनरल वह अरविंद घोष का है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 70 के साथ। यहाँ पर एक निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि ये जो घटनाएं दी गई है, 3 घटनाएं यहाँ पर दी गई है, तिलक का होम रूल लीग और कामागाटामारू प्रसंग और महात्मा गांधी का भारत आना। तो आपको बताना है कि ये 3 जो घटनाएं हैं वह कौन किसके बाद हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है वह कामागाटामारू का प्रसंग होता है, ठीक है, तो इसको पहले स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद जो घटना घटती है वह महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है, इसके दूसरे स्थान पर रखेंगे। और लास्ट में तीसरे स्थान पर रखेंगे तिलक का होम रूल लीग। सबसे पहले कामा गाटामारू प्रसंग होता है, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है और लास्ट में तिलक का होम रूल लीग की घटना घटती है। चलिए प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। यहाँ पर है कि सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो 1907 में जब कांग्रेस की फूट होती है, सूरत जिसको सूरत की फूट के नाम से भी जाना जाता है, कांग्रेस में जब फूट होती है, कांग्रेस बंटती है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। तो ये कांग्रेस जो है वह नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 72 देखिए। यहाँ पर है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। तो राष्ट्रीय राजनीति सॉरी यहाँ पर रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की वायु राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है, ये कथन है अरविंद घोष का। अरविंद घोष का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था। राष्ट्रीय शोक दिवस है जो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। बंगाल विभाजन जब लागू होता है उस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी या कब निर्वाचित हुई। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वह कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। तो वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में, ठीक है। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित होती है, तो वह निर्वाचित होती है कोलकाता अधिवेशन में 1917 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है। यह किसका कथन है कि तिलक जो है वह भारतीय अशांति के जनक हैं। तो ये कथन जो है कहा गया था वीर चिरोल के द्वारा। बी चिरोल, ठीक है। बी चिरोल ने कहा था कि जो तिलक है वो भारतीय अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 76। यहाँ पर है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में किया गया था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, 1908 ईस्वी में। कहां पर, मुजफ्फरपुर में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो वो जो लॉर्ड हार्डिंग है यह बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में करता है रद्द, ठीक है। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द करता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि अलीमपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो अलीमपुर बम कांड में जो है अरविंद घोष का जो बचाव किया गया था वह किस वकील के द्वारा किया गया था। तो वह वकील का नाम है, वह वकील थे C.R. दास। C.R. दास ने अलीमपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था। 1916 में जो समझौता हुआ था वह किसने कराया था। तो वो कराया गया था किसके द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कराया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो अध्यक्षता कराया गया था वह एनी बेसेंट के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, प्रश्न संख्या हम 80 देख रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 80 देख रहे हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वो कौन थे। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में जब लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है तो वहां पर वे अध्यक्षता करते हैं। वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो थे 1916 में जो लखनऊ में क्या होता है,
कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वहां पर उस कांग्रेस के अधिवेशन का जो आयोजन लखनऊ में होता है उसकी अध्यक्षता किया जाता है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 81, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो 16 अक्टूबर 1905 है यह किन कारणों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रसिद्ध है? तो इसके पीछे कारण है कि इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन लागू हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, इस वजह से आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। इस वजह से यह जो डेट है या यह जो समय है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मतलब एक प्रसिद्ध मतलब इसका एक स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। देखिए यहाँ पर दो कथन दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। दोनों कथन को पढ़ेंगे और प्रश्न को यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है और देखेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए कथन को पढ़ते हैं। यहाँ पर है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तार करने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरा कथन है कि तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल गठित किया। देखिए ये दोनों जो कथन है, ठीक है, ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ये दोनों कथन अपने आप में सही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एक जो हुआ कि तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना जन सामान्य में पहुंचाया, ठीक बात है, ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों के बीच संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता की और सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। तो यहाँ पर अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करना और राष्ट्रीयता की भावना जगाना, इन दोनों में संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों कथन सही हैं और ये दोनों कथन जो है बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। दोनों कथन व्यवस्थितता सही है, परंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है या फिर एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है कथन से। चलिए प्रश्न संख्या 83 देखिए, फिर से दो कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों को भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या समानता है, मतलब और उसके बाद इन ऑप्शनों को चुनेंगे। यहाँ पर प्रश्न कथन है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। ठीक है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो यहाँ पर दोनों कथन देखिए, जो दोनों कथन है वह होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है, होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ है और ये दोनों कथन जो है होम रूल से जुड़ा हुआ है और दोनों कथन जो है सही है। दोनों कथन क्या है, अपने आप में सही है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोनों कथन व्यष्टिता सही है और कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। यहां पर है कि निम्न में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो काकोरी षड्यंत्र जो था उसमें फांसी की सजा से जो बचने वाले थे उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो थे वह काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से ये बच गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? वह कौन थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वह दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। सैयद हैदर रजा के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 86। यहाँ पर है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? यानी कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण क्या था? तो उनका तत्कालीन कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। 1905 से 1908 में जो स्वदेशी आंदोलन होता है उसके पीछे का जो तत्कालीन कारण था वह कारण था बंगाल का विभाजन का जो है घोषणा किया जाना लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र पाल थे? तो ये जो सरकार बनी थी यह अफगानिस्तान में बनी थी
और इसके प्रेसिडेंट हुए राजा महेंद्र प्रताप। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। वह कौन सा आंदोलन था जिस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और विभाजन होने के बाद नरम दल और गरम दल का क्या होता है, उद्भव होता है। तो यह जो आंदोलन था वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान या स्वदेशी आंदोलन के कारण यहाँ पर जो है कांग्रेस का क्या हो जाता है, दो भागों में विभाजन हो जाता है, एक नरम दल और दूसरा जो है गरम दल में इनका विभाजन हो जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था स्वदेशी आंदोलन, इसके कारण। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत कहाँ पर संगठित किया गया था, तो अभिनव भारत जो है वह महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। तो 1904 में क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत था वह कहां पर, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर इसको गठित किया गया था, संगठित किया गया था, तो वह महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वह कौन थे, तो वह कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, तो वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखे। वे अमेरिका में भी कुछ दिन रहे और साथ ही साथ वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे थे, सदस्य के लिए भी निर्वाचित हुए थे। तो ऐसा जो घटना हुआ था, या फिर ये जो जीवन की एक मतलब हम कह सकते हैं ये किससे संबंधित है, तो ये लाला लाजपत राय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पर प्रश्न संख्या 91 है कि इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था। इसमें से कौन थे जो भारतीय होम रूल को शुरू किए थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वह भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत किए थे। तो इस तरह से आज की हमारी जो वीडियो थी वह समाप्त होती है, जो कि वीडियो थी चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 3 जो कि ग्रमपंथी उग्रवादी चरण, ग्रमपंथी या उग्रवादी चरण 1905 से 1917 के ऊपर थी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 22 का ही पार्ट 4 जो कि गांधी युग पर है, जो कि 1917 से लेकर के 1947 के समय काल पर आधारित होगा। मतलब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें, ठीक है, और वो गांधी का युग पर आधारित होगा। तो वो वीडियो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वो गांधी से संबंधित है, तो प्रश्न अक्सर बनते हैं उनके ऊपर उस चैप्टर से। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा बहुत जल्द ही हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो समाप्त होने वाला है, और लुसेंट का जो वन लाइनर बुक है जिसमें हम लोग हिस्ट्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पूरी वीडियोज, आप एक के बाद एक देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वन लाइनर पढ़ सकते हैं या कोई और वीडियो देख सकते हैं।